गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारी कल की क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था, हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने ऑस्ट्रिया के अंदर होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में भी पढ़ा। हम टॉपिक पढ़ रहे थे विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में, और विदेशी कंपनियों के आगमन में अब तक हमने पढ़ लिया था। प्रारंभ से हमने विदेशी कंपनियों में पुर्तगाली कंपनी है, डच कंपनी है, और उसके बाद हम देखते हैं हम जो फ्रेंच है, अंग्रेज है और डेनिस है, इन कंपनियों के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर मैं बोलूँ सीक्वेंस के अंदर, अगर एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इन कंपनियों का सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले आने वाली पुर्तगाली हैं, उसके बाद डच हैं। और ये अलग बात है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुआ, यानी 1602 में हुआ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। तो लेकिन डच भारत में अंग्रेज़ों से पहले आए थे। तो सीक्वेंस में देखा जाए तो पुर्तगाली, डच और उसके बाद में अंग्रेज और डेनिस, फिर फ्रेंच और फिर स्वीडिश। ये स्वीडिश भी आए थे अंत में 1730 के लगभग। ये स्वीडिश व्यापारी कंपनी भी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी। तो हमने पढ़ लिया था इन व्यापारी कंपनियों के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। आज हम बात कर रहे थे इन विदेशी कंपनियों के आगमन के अंतिम टॉपिक की तरफ चल रहे थे हम, और हमारा टॉपिक चल रहा था कर्नाटक के युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध हमने पढ़ लिया था, जो कब से कब तक चला था। इन युद्धों का अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने आता है कर्नाटक युद्ध, जो दक्षिण भारत में लड़े गए थे। मुख्यतः 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम का समय है 1746 से 48 के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में। और अंतिम जो है कर्नाटक युद्ध वह चला है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में। ये 3 कर्नाटक युद्ध हमारे डिस्कशन में चल रहे थे। तो इन युद्धों के अकॉर्डिंग अब तक हमने पढ़ लिया प्रथम के बारे में, और कौन सी संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। ए ला सापल, कहीं कहीं इसको चैपल भी बोलते हैं, चैपल की संधि, जो कहाँ हुई थी, यूरोप में हुई थी। और इसके साथ ही यूरोप में क्या हो गया था, शांति हो गई थी। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ। हमने वॉल्टियर का कोटेशन भी पढ़ा था, जिसमें उसने बोला था कि हमारे देश में चलने वाली तोप के एक गोले से अमेरिका में और भारत में हमारी जितनी भी तोपें और शस्त्रागार है, उनमें माचिस का काम किया किसने, इस एक जो है गोले ने। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन हमारा हो चुका था। अब आगे बढ़ते हम देखते हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की क्या परिस्थितियाँ हैं। जिस तरीके से, अगर याद रखने का तरीका है इसमें, कि हम पढ़ते हैं कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध किसकी वजह से हुआ था, यूरोप में चलने वाले उत्तराधिकारी युद्ध की वजह से हुआ था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, जिसकी वजह से भारत में भी आपस में लड़ने लग गई थी यह दोनों कंपनियां। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच में भारत में युद्ध होना प्रारंभ हो गया था। वजह क्या थी, यूरोप था, जिसकी जानकारी 1744 में भारत पहुंच गई थी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी उत्तराधिकारी युद्धों से ही संबंधित है। अब ये कौन कौन से उत्तराधिकारी युद्ध हैं, तो अध्ययन की दृष्टि से हम इनको 3 भागों में बांट लेते हैं।
ये 3 भाग कुछ इस तरीके से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कब से कब तक चला था? 1700, यह चला था 1739 से 54 के बीच में, 1754 के बीच में चला था। कौन सा युद्ध? कर्नाटक युद्ध। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी उत्तराधिकारी का सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ प्रश्न था हैदराबाद। हैदराबाद बारी बारी से देख लेते हैं। दूसरा था कर्नाटक। कर्नाटक हैदराबाद रियासत का ही क्या था? एक सूबा था। और तीसरा है तंजौर। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको उत्तराधिकारी युद्धों का जो है जुड़ा हुआ है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंध है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं हैदराबाद में, निजाम उल मुल्क, क्या हो गई है? इसकी मृत्यु हो गई है। कब हो गई है? 1740 के लगभग, 42 के लगभग इसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही निजाम की मृत्यु हुई, निजाम के पुत्रों के अंदर और पौत्रों के अंदर संघर्ष हो गया। सबसे पहले संघर्ष था पौत्र, उत्तराधिकारी बनता है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह निजाम का पोता, सॉरी मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग। दूसरे हैं उनके पुत्र जिनका नाम है नासिर जंग। नासिर जंग। यहाँ ये दोनों लड़ना प्रारंभ हो जाते हैं हैदराबाद की गद्दी के लिए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब कर्नाटक के अंदर नवाब है अनवरुद्दीन। पूर्व कर्नाटक का जो नवाब है उनका नाम है दोस्त मोहम्मद। इनके दामाद हैं जिनका नाम है, इनके दामाद जिनका नाम है चांद साहब। यह क्या है? कर्नाटक के नवाब नहीं बन पाते, नवाब होता है कर्नाटक के अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। अब यहाँ चांद साहब चाहते हैं कि वो नवाब बने और अनवरुद्दीन को हटा दें, इसीलिए क्या है, प्रयास करते हैं विदेशी कंपनियों से सहायता के लिए। तंजौर में भी उत्तराधिकारी का संघर्ष प्रारंभ होता है। अब इन रियासतों में अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ ऐसे काम किया गया। हम देखते हैं अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन और प्लस अंग्रेज अपना एक गुट बना लिया। इनका समर्थन अंग्रेज कर रहे थे। दूसरी तरफ थे मुजफ्फर जंग, चांद साहब, और इनका जो है सहायता फ्रांसीसी कर रहे थे। फ्रांसीसी कर रहे थे इनकी सहायता। अब ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है वह इन्हीं जो जितने भी जो संघर्ष हैं यहाँ पर उत्तराधिकारी के, उनसे संबंधित और कंपनियों के समर्थन से संबंधित हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं सबसे पहले डुप्ले की बात। फ्रेंच गवर्नर है डुप्ले। इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है यहाँ पर, मुजफ्फर जंग
प्लस चांद साहब तीनों मिलकर संधि कर लेते हैं। संधि फिर से देख लीजिए। संधि में डुप्ले, चांद साहब प्लस मुजफ्फर जंग। तीनों ने क्या है, संधि कर ली है। अब तीनों से संधि करने के बाद डुप्ले युद्ध प्रारंभ करता है। और कौन सा प्रसिद्ध युद्ध होता है? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब होता है? 3 अगस्त 1749 ईस्वी को। किससे होता है? कर्नाटक के नवाब से। और युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। इस युद्ध के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो जाता है, अंबूर का युद्ध। और कर्नाटक युद्ध में कौन मारा जाता है? अनवरुद्दीन मारा जाता है। इस तरीके से कर्नाटक के सिंहासन पर डुप्ले किसको आसीन करवा देता है? कर्नाटक के सिंहासन पर चांद साहब को क्या बना देता है? शासक बना देता है। अब अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद भाग जाता है युद्ध से अपनी जान बचाकर। तो इस तरीके से ये अंबूर का युद्ध संपन्न हुआ। अनवरुद्दीन की हत्या हो गई। चांद साहब को क्या बना दिया गया? यहाँ शासक बना दिया गया। और अब चांद साहब के द्वारा डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को पांडिचेरी के पास 80 गांव जागीर के रूप में दे दिए जाते हैं। 80 गांव गिफ्ट करने का काम कर देता है कौन? चांद साहब, जो बन गया है अब नवाब कहाँ का? कर्नाटक का। यह मोहम्मद भाग जाता है अंग्रेजों के पास सहायता के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेजों के लिए क्या होता है? एक चुनौती उत्पन्न हो जाती है। और इस चुनौती से अपने आप को सक्षम बनाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है? इस चुनौती का सामना करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1750 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं 1750 ईस्वी के अंदर हैदराबाद से नासिर जंग को कर्नाटक के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया जाता है। और अंग्रेजों के कहने पर हम देखते हैं, अंग्रेजों के कहने पर कौन आ जाता है? नासिर जंग, और आक्रमण कर देता है कर्नाटक पर। अब हम देखते हैं यहीं पर संघर्ष आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन है? तो हम देखते हैं 1750 से 55 के बीच नए गवर्नर आए हैं। थॉमस सैंडर्स गवर्नर हैं मद्रास के। और इनका सहयोगी है कौन? एक व्यक्ति जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। यह व्यक्ति सहायक है। और रॉबर्ट क्लाइव की सलाह पर ही थॉमस सैंडर्स के द्वारा क्या कर दिया गया था? नासिर जंग को बुलाया गया था। और इनके द्वारा कर्नाटक से युद्ध के लिए क्या है? त्रिचन्नपल्ली जगह का नाम है, त्रिचन्नापल्ली है। त्रिचन्नापल्ली का घेरा डाला जाता है,
अब घेरा डाल दिया गया तिरुचिरापल्ली का। जैसे ही तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला जाता है, नासिर जंग को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है? इसके सिपाहियों के द्वारा या कहा जाए तो कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों के द्वारा धोखा किया जाता है। किसके साथ? मुजफ्फर जंग के साथ, और सौंप दिया जाता है इसको नासिर जंग को। लेकिन ऐसी स्थिति में डुप्लो अपनी धैर्य नहीं खोता है और क्या करता है, एक और कूटनीतिक चाल चलता है और रिश्वत देने का काम करता है नासिर जंग के सिपाहियों को। और इन्हीं नासिर जंग के सिपाहियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है और मुजफ्फर जंग को स्वतंत्र कर दिया जाता है। डुप्ले यहाँ पर एक और काम करते हैं। डुप्ले के द्वारा मुजफ्फर जंग के साथ अपने एक विश्वसनीय और सक्षम योग्य सेना नायक बुस्सी को भेजा जाता है हैदराबाद। बुस्सी को भेजा गया हैदराबाद। अब ऐसी स्थिति के अंदर बुस्सी जैसे ही मुजफ्फर जंग के साथ हैदराबाद के सिंहासन पर इसको आसीन करने के लिए जैसे ही निकलता है, रास्ते में इस मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी जाती है, धोखे से इसको विष दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं बुस्सी के द्वारा एक क्या है, अच्छा निर्णय लिया गया और उसके द्वारा क्या कर दिया गया, नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। अब हैदराबाद का नवाब बना दिया गया। किसको नवाब बना दिया गया? सलावत जंग को। अब जैसे ही सलावत जंग हैदराबाद का नवाब बना, इसने नवाब बनते ही क्या कर दिया, सलावत जंग ने उत्तरी सलावत जंग ने उत्तरी हैदराबाद के या उत्तरी सरकार के 4 जिले फ्रांसीसियों को दे दिए गए गिफ्ट में। फ्रांसीसियों को दे दिए गए उपहार के रूप में। कौन कौन से हैं? मुस्तफ़ानगर, एक, एलोर 2, राजमुंदरी 3 और चौथा यहाँ पर लिख लेता हूँ, चौथा चिक्काकोला। ये 4 जिले दे दिए गए फ्रांस में, मुस्तफ़ानगर, एलोरा, राजमुंदरी और चिक्काकोल। इस तरीके से फ्रांसीसियों की धाक जम गई दक्षिण भारत के अंदर और इस तरीके से कर्नाटक और हैदराबाद दोनों ही स्थानों पर क्या कर दिया गया था, अपने फेवर के शासकों को अपॉइंट करवा दिया गया था डुप्ले के द्वारा। यानी यह डुप्ले की कूटनीति की हम देख सकते हैं सर्वोच्च स्थिति हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसी समय रॉबर्ट क्लाइव की सलाह पर क्या कर दिया जाता है, तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का उत्कर्ष। रॉबर्ट क्लाइव अगर मैं बात करूं तो मद्रास में एक क्लर्क थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में
एक क्लर्क थे और इन्हें काफ़ी अनुभव हो चुका था और काफ़ी बुद्धिमान और साहसी भी थे। यही वजह है कि हम देखते हैं मद्रास के गवर्नर, अभी मैंने लिखा था, थॉमस सैंडर्स के द्वारा क्या कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव की सलाह को माना गया था और इन्हीं की सलाह से उसने क्या कर दिया, स्टेप उठाया 1750 के अंदर और त्रिचनापल्ली का घेरा डाला, त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। अब घेरा डाल दिया गया। अब जैसे ही यहाँ पर ये घेरा डाला गया तो हम देखते हैं कौन आगे बढ़ रहा है। इस समय अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं निम्न लोग, अंग्रेज प्लस मराठा सरदार हैं। मराठा सरदार का नाम मुरारी राव, मुरारी राव ये नाम है मराठा सरदार का, जो अंग्रेजों की सहायता करता है। प्लस मैसूर भी आ जाता है, किनके सहयोग के अंदर, अंग्रेजों के सहयोग के अंदर। और एक और आता है, तंजौर के शासक भी शामिल हो जाते हैं इस गुट के अंदर। इस तरीके से अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो जाती है, ये विरोधी हो जाते हैं फ्रांसीसियों के। और ऐसी स्थिति में 1750 के अंदर त्रिचनापल्ली का घेरा डाला जाता है। अब घेरा काफ़ी लंबा चल रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसीसी कमांडर है जो चांद साहब की मदद के लिए आया है, चांद साहब की मदद के लिए है फ्रांसीसी कमांडर। कमांडर का नाम है ला, फ्रेंच कमांडर है ला, चांद साहब की मदद के लिए आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ त्रिचनापल्ली का घेरा एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अपने साथ हम देखते हैं 200 अंग्रेज सिपाही तथा 300 भारतीय सिपाही, कुल 500 सिपाहियों के साथ आगे बढ़कर आरकट का घेरा डाला जाता है। आरकट का घेरा, ये जो आरकट का घेरा डाला है ना, यहाँ आरकट यह राजधानी है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी का घेरा डाला गया। तो इस तरीके से अब फ्रांसीसियों को दो मोर्चों पर क्या करना था, लड़ना। वास्तव में यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का मकसद मुख्य जो त्रिचनापल्ली का घेरा था वहाँ से क्या है, ध्यान हटाना था और अपने शत्रु को क्या करना था, कंफ्यूज करने का काम कर रहा था। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ये इसकी दूरदर्शिता थी, इसको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा था। यहाँ पर आरकट का घेरा डाला और सफल रहा, अधिकार हो गया आरकट के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव का, सफल। और अधिकार हो गया कहां पर, हम देखते हैं आरकट पर। आरकट पर अधिकार हो गया किसका, क्लाइव का। अब जैसे ही अधिकार हुआ, यहां दूसरी तरफ त्रिचनापल्ली से चांद साहब ने अपने पुत्र रजा खां को भेजा एक विशाल सेना देकर। अब इस सेना ने आरकट का घेरा डाला। ऐसा बताते हैं लगभग 56 दिन तक रॉबर्ट क्लाइव व उसके सैनिक भूखे प्यासे आरकट के अंदर डटे रहे, दुर्ग के अंदर, लेकिन किसी न किसी तरीके से क्या नहीं हो पाया, आरकट के ऊपर रजा खां का अधिकार नहीं हो पाया। और यहीं से ख्याति बढ़ गई रॉबर्ट क्लाइव की और उस ख्याति का परिणाम आगे हम देखेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ सफल सिद्ध हो गए रॉबर्ट क्लाइव और रजा खां क्या है, कुछ भी नहीं कर पाए रॉबर्ट। 56 दिन तक भूखे रहने के बाद इनकी मदद के लिए लॉरेंस आ जाता है। मेजर जनरल है यहाँ पर, मेजर लॉरेंस। मेजर लॉरेंस इनकी मदद के लिए आ जाते हैं कहाँ पर, आरकट के अंदर, किसकी, रॉबर्ट क्लाइव। और इनके सहयोग से पराजित कर दिया जाता है रजा खां को। और इस तरीके से क्या है, यहाँ पर अधिकार हो जाता है किसका, मोहम्मद
खान का। मोहम्मद खान, यह मोहम्मद खान कौन है? अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद खान। इसका अधिकार हो जाता है कहाँ पर? इसका अधिकार हो जाता है आरकट पर, क्योंकि यह अनवरुद्दीन का पुत्र है। और इस तरीके से इन त्रिचनपल्ली में संघर्ष करते हुए चांद साहब भी क्या हो जाता है मारा जाता है त्रिचनपल्ली। तो इस तरीके से हम देखते हैं अंग्रेज सफल हो गए। किसका? अपने उम्मीदवार मोहम्मद खां को कहाँ का शासक बनाकर कर्नाटक का शासक बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा यह काम कर दिया गया, हम देखते हैं 1750 के लगभग हम देखते हैं कर्नाटक पर अंग्रेजों का सहयोगी है यहाँ पर मोहम्मद खान क्या है? नवाब बन गया और चांद साहब मारा गया। लेकिन अभी भी डुप्ले ने हार नहीं मानी और डुप्ले ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? डुप्ले ने अपने निजी पैसों से यानी लगभग 3.5 लाख पौंड खर्च कर क्या कर दिया? पुनः त्रिचनपल्ली का घेरा डाला। लेकिन उसे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं आगे जाकर 1754 के लगभग क्या कर दिया गया? डुप्ले को कहाँ बुला दिया गया? फ्रांस बुला दिया गया। डुप्ले को फ्रांस में वापस पुनः बुला दिया गया। और जैसे ही डुप्ले क्या गया है? फ्रांस गया है। डुप्ले के स्थान पर नया गवर्नर आया है नया, गॉडे हेयू, चार्ल्स गॉडे हेयू डी जिमैट इसका पूरा नाम है। हम गॉडे हेयू से ही समझते हैं। यह आते हैं और क्या कर देते हैं? इनके द्वारा 1755 में संधि कर ली जाती है, पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि 1755 में। और इस तरीके से 1755 में पौंडीचेरी की संधि के साथ ही क्या हो जाती है? शांति हो जाती है। और यह निर्णायक स्थिति में नहीं आ पाते हैं और अनिर्णायक स्थिति में ही रहते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुनः अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं करने का वचन देते हैं, व्यापार वाणिज्य अपना प्रथम उद्देश्य बताते हैं और किसी भी भारतीय शासक के द्वारा उपाधियां स्वीकार नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह जैसी जैसी इस संधि की शर्तें होती है। लेकिन इस संधि की शर्तों को दोनों देश की सरकारों ने नहीं माना। इस तरीके से यह संधि भी क्या है? पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। यह सब चल ही रहा था कि आगे हम देखते हैं अब डुप्ले चला गया। सबसे बड़ी गड़बड़ी यही हो गई। क्यों चला गया? क्योंकि डुप्ले की लगातार युद्ध की वजह से क्या हो गया है? फ्रांस के खजाने पर क्या हो रहा है? भार पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में मुश्किल हो गया इन युद्धों के संचालन के लिए। और यही वजह है कि डुप्ले को बुला लिया गया। लेकिन डुप्ले को बुलाया भले ही गया हो, लेकिन उसकी नीतियों को लागू किया जाना जरूरी। यही वजह था कि डुप्ले ने बोला था कि इस गॉडे हेयू ने क्या कर दिया गया है? सब कुछ तबाह कर दिया और इसने राष्ट्र के लिए अपमान का काम किया है इस पौंडीचेरी की संधि में, जो कब हुई है? 1755 के अंदर हुई है। अब यह सब चल ही रहा था कि हम पढ़ते हैं आगे चलकर इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है हमारे सामने 1754 के अंदर। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हो गया।
अब अंतिम जो युद्ध हुआ वो है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। एक मिनट, सीधा ही लिख लेते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इसका टाइम पीरियड कब है? 1756 से 63, यह इसका टाइम पीरियड है। कर्नाटक थर्ड युद्ध 1756 से 63। अब इस समय क्या कारण है? इस समय कारण युद्ध का यूरोप ही है। क्या कारण है? यूरोप में इस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। किन के बीच में चल रहा है यह युद्ध? यह चल रहा है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों के बीच में चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। जब कहा कब से कब लड़ा गया था? 1756 से 63 लग गया। तो जैसा कि हम पता ही है कि यूरोप की प्रतिक्रिया भारत में भी, इनके उपनिवेशों में भी ये क्या है, आपस में लड़ने का काम कर रहे थे। तो ऐसा होते ही यूरोप में क्या हुआ, भारत में भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि दोनों कंपनियां तैयार थी और चाहती थी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले उनको, ऐसी अपॉर्चुनिटी कि वो एक दूसरे को क्या कर सके, समाप्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा कर सके। और इसी के अंदर क्या हो गया, हम देखते हैं दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले बड़ी घटना यहाँ पर क्या थी? सबसे बड़ी घटना यहाँ पर थी कि हम देखते हैं 1757 ईस्वी, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में, इस युद्ध के अंदर हमने देखा क्या, बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था प्लासी के युद्ध में। कब? हम देखते हैं कौन कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव और कौन है, वाटसन सेना नायक है इसके साथ। वास्तव में यह युद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें धोखा दिया गया था नवाब के सेनापति मीर जाफ़र के द्वारा, और जिसकी वजह से नवाब की हत्या कर दी गई थी और इस तरीके से एक कठपुतली शासक को स्थापित करने का काम कर लिया। तो इस तरीके से कर्नाटक अंग्रेज़ों के हाथ में और अब बंगाल भी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। इस तरीके से अब अंग्रेज काफ़ी मजबूत स्थिति में थे और उनका पलड़ा भारी था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध से ही सिद्ध हो गया था कि ज़मीनी युद्ध में अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं फ्रांसीसियों के ऊपर। लेकिन निर्णायक स्थिति कब आ गई? जब 1757 के अंदर हम देखते हैं क्या, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हो गया, यहाँ पर यह परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में भी यही हुआ था। अब तीसरे कर्नाटक युद्ध के अंदर क्या हुआ, जब फ्रांस की सरकार को पता चला कि भारत के अंदर यह काम हो रहा है और अब उनकी स्थितियां भारत के अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी डुप्ले को क्या कर हटाकर। लेकिन अभी भी फ्रांसीसी प्रभाव था, खासकर हैदराबाद रियासत में। हैदराबाद में सलावत जंग के साथ अभी भी बुसी नामक सेना अधिकारी था, फ्रेंच सेना अधिकारी, जो एक योग्य व्यक्ति था। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर काउंट डी लाली, यह एक फ्रेंच कमांडर हैं, फ्रेंच कमांडर जिनको एक बड़ी सेना देकर भेजा गया, बड़ी सेना देकर भेजा गया, भारत में भेजा गया। और इन्होंने आते ही वही काम किया। सबसे पहले इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज को जीत लिया, फोर्ट सेंट डेविड को जीता इन्होंने, जो कि अंग्रेजों के अधिकार में था, एक नाम। दूसरा, इन्होंने तंजौर का घेरा डाला, तंजौर का घेरा डाला।
और तंजौर के शासक से 56 लाख रुपए मांगे। यहाँ घेरा लंबा चल गया। जैसे ही ये घेरा ज़्यादा लंबा चला, हम देखते हैं क्या है, अंग्रेजी सेना मदद के लिए आ जाती है और ऐसी स्थिति में इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, घेरा उठा लिया जाता है। घेरा उठा लिया जा रहा है किसके द्वारा? काउंट डी लाली के द्वारा, जो एक फ्रेंच कमांडर है। जैसे ही घेरा उठाया यहाँ पर, अगला उसने एक और गलती कर दी बड़ी, मद्रास का घेरा डाल दिया। तंजौर के घेरे से भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। काउंट डी लाली को किसी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उसका अपमान ही हुआ, मजबूर हो गया और घेरा हटाना पड़ा। यहाँ से आगे बढ़ गया है। यहाँ पर आगे जाकर लाली के द्वारा मद्रास का घेरा डाला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाली ने एक भूल कर दी। क्या भूल कर दी? उसने हैदराबाद से बुस्सी को बुला दिया और जैसे ही बुस्सी को बुला गया, बुस्सी इसकी मदद के लिए हैदराबाद से निकलता है। हैदराबाद से जैसे ही बुस्सी निकला, क्या हुआ? बुस्सी मद्रास पहुंचा। तो हैदराबाद के अंदर क्या हो गया? हैदराबाद के उत्तरी प्रांत की जितने भी मैंने अभी बताए थे 4 जो जिले थे, इनके ऊपर कर्नल फोर्ड अंग्रेज सेना नायक है, कर्नल फोर्ड। इस कर्नल फोर्ड के द्वारा क्या कर दिया गया? उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया गया। सरकार पर अधिकार। अब जैसे ही उत्तरी सरकार पर अधिकार किया, सलावत जंग ने समर्थन कर दिया। किसका? इसका। यानी सलावत जंग किसके पक्ष में हो गए? अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं फ्रांसीसियों के हाथ से हैदराबाद भी निकल गया। और कहाँ पहुँच गई ये? लाली और बुस्सी कहाँ? मद्रास का घेरा डाले हुए। घेरा लंबा चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही। और ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेज जनरल सर आयर कूट आगे बढ़ते हैं। सर आयर कूट अंग्रेज जनरल हैं। अंग्रेज जनरल हैं। अंग्रेज जनरल हैं। जनरल हैं आयर कूट, सर आयर कूट। दूसरी तरफ हैं यहाँ पर लाली प्लस बुस्सी। लाली प्लस बुस्सी क्या हो जाता है? प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध। 1760 ईस्वी के अंदर लड़ा गया और यह युद्ध निर्णायक युद्ध होता है, अंतिम युद्ध है, निर्णायक युद्ध है। वांडीवास का युद्ध पौंडीचेरी के पास स्थित है ये वांडीवास जगह। यहीं पर क्या हो जाता है? लाली पराजित हो जाता है। बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया और इस तरीके से निर्णायक पराजय हो गई फ्रांसीसियों की। और उनके पास से भारत में जितने भी सामरिक दृष्टि के स्थान थे, सारे के सारे छीन लिए गए अंग्रेजों के द्वारा। ऐसी स्थितियों के अंदर हम देखते हैं कि आगे चलकर इस लाली को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फ्रांस के अंदर इसकी विफलताओं के कारण फांसी दे दी गई थी। अपमानजनक काम किया था इसलिए इसको फांसी दे दी गई और बंदी बना लिया। बुस्सी को बाद में छोड़ भी दिया गया था। वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध और फ्रांसीसियों का क्या हो गया? पतन। अंग्रेज सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई और बाद में उसका परिणाम हम देखते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने भारतीय शक्तियों को भी क्या कर दिया? अपने अधीन कर दिया। तो ये वांडीवास का युद्ध है। अब इस युद्ध के बाद हम देखते हैं 10 फरवरी 1763 के अंदर यूरोप में हम देखते हैं यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ है। सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और जैसे ही यह युद्ध समाप्त हुआ, संधि हो गई। कौन सी? पेरिस की संधि। इस पेरिस की संधि के अकॉर्डिंग
केवल चंद्र, हम देखते हैं चंद्रनगर जो बंगाल में स्थित है, इस एक नगर को छोड़कर बाकी सारे फ्रांसीसी जो स्थान जो जिन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, सारे के सारे वापस किनको सौंपने का काम करते हैं, वापस सौंप देते हैं फ्रांसीसी को। लेकिन अब आगे से फ्रांसीसी कभी भी अपने साथ सेना नहीं रखेंगे, केवल व्यापार करेंगे, यही उनकी स्वीकृति। इस तरीके से पेरिस की संधि 10 फरवरी 1763 के साथ ही क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है हम देखने को मिलता है, समाप्त हो गया है कर्नाटक के तीसरे युद्ध और अंग्रेजों की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई। इस तरीके से विदेशी कंपनियों के आगमन के इस टॉपिक को हमने लगभग कंप्लीट हमने इसका डिस्कशन कर लिया है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम जो अब तक हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि कितना वास्तव में हमने पढ़ा, उस तरह के प्रश्न एग्ज़ामों में पूछे जाते कि नहीं जाते। तो ये देखने के लिए कुछ मैं प्रश्न आपके सामने यहाँ पर हम देखते हैं, कोई मिले हमें तो हम उनको थोड़ा लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, एक तरह से हमारा रिकॉल हो जाएगा वापस से। जैसे सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगालियों की उपलब्धि थी? ऑप्शन आपके सामने है। तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के द्वारा बिल्कुल लाई गई थी, हम देखते हैं बिल्कुल लाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा ही। प्रिंटिंग प्रेस 1556 के अंदर। कार्टल पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था, बिल्कुल कार्टल पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था पुर्तगालियों की थी। तो ये इसका ऑप्शन होगा डी आंसर है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया था जब हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। तो अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ और प्रश्न हैं आप लोगों के सामने। प्रश्न है हमारे पास, फ्रांसीसी सरकार ने निम्नलिखित में से किस कारण डुप्ले को वापस बुला लिया था? ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है। तो ए है डुप्ले की भ्रष्ट नीति के कारण, नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण, डुप्ले द्वारा चंद्रनगर पर कब्जा ना कर पाने के कारण, मुगल शासन के साथ सामन्वय ना कर पाने के कारण, नहीं। सीधी सी यहाँ पर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार के कारण क्या कर दिया था, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था, इनको वापस बुलाने का काम कर दिया। और जैसे ही ये गए, अभी हमने पढ़ा है, सारी की सारी स्थितियां ही बदल गई। नेक्स्ट कुछ और भी प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न आ रहा, देखिए 1746-48 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य हुआ? ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन बी है इसका उत्तर, ऑप्शन बी ये होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था? अभी हमने पढ़ा है आयरकूट, ऑप्शन सी, सर आयरकूट के नेतृत्व में क्या हुआ? ये आयरकूट वही है जो हैदर अली से लड़ेंगे द्वितीय मैसूर युद्ध के अंदर, और इनकी लड़ते लड़ते क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी मैसूर के साथ लड़ते हुए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं, कुछ और भी प्रश्न हैं। ये थोड़ा सा मैंने इनके अंदर कुछ प्रश्न, ताकि हम लगे कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न भी है, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न ये है कि भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना, ये कोई और प्रश्न का ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये आप लोगों के सामने बिल्कुल किया था, ये हमने पढ़ लिया है जब हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। दूसरा,
बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच्चों को पराजित किया था। बिल्कुल अंग्रेजों ने डच्चों को पराजित किया। तो मेरे हिसाब से उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? दोनों कथन सही है। एल्बुक्रुक ही वो व्यक्ति था, हम देखते हैं, जिसने इसको ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। पुर्तगाली जो कंपनी का भारत में स्थापित करने का श्रेय किसको, संस्थापक का जो अगर हम बोल सकते हैं कौन है, एल्बुक्रुक के द्वारा ही है। इनके द्वारा ही 1510 के अंदर हमने पढ़ा गोवा और इन स्थानों को क्या किया गया था, विजित किया गया था। तो ये कुछ प्रश्न थे, और भी अच्छे प्रश्न हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आप लोगों के सामने लाऊँ। कुछ और भी प्रश्न थे लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं इसमें। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया है। हमने पढ़ा विस्तृत रूप में विदेशी कंपनियों का आगमन, और मुझे ये लगता है कि अगर आप विदेशी कंपनियों के आगमन से संबंधित बड़े, खासकर हमने देखो अभी रिसेंटली जो नेट का पेपर जो कैंसिल्ड हो गया था, इस नेट के पेपर में क्वेश्चंस था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांसीसी 9 चौकियों को किस नाम से जाना जाता था। अब उसके अंदर ऑप्शन थे 4, ठीक है। उनमें से कुछ बच्चों ने कार्टेज करके आ गए, कुछ बच्चे कार्टेज नहीं है। कार्टेज क्या है? कार्टेज काफिला जो व्यवस्था है। कार्टेज बेसिकली क्या है, एक अधिकार पत्र है, लेटर है एक तरह का, जो व्यापारियों को दिया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा, क्या, सागर के अंदर आने जाने के लिए, है ना, अपने सामान को ले जाने के लिए। तो ये ऐसे तरीके के डीप क्वेश्चन भी थे, और क्वेश्चन पूछे गए थे, सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, घटनाओं के सीक्वेंस से। तो बहुत ही अच्छा पेपर था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पेपर निरस्त कर दिया गया। और तो हम इस तरीके से विदेशी कंपनियों के अगर आगमन के मेरे इन आप क्लासों को अगर आप देखेंगे तो आपके पूरी तरीके से ये आपका जो इनसे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी को लगे कि नहीं इसमें नहीं हो पाएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं अगर इनसे रिलेटेड और कुछ डाउट्स होंगे तो उनको भी क्लियर करने का काम प्रयास मैं अपनी तरफ से ज़रूर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आज की जो मेरी क्लास है आप लोगों को अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे। तो आप लोग मुझे ज़रूर मोटिवेट किएगा, मुझे प्रोत्साहन दीजिए, ताकि क्या है मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।